आज हम संरक्षण की विधियां पढ़ते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है। संरक्षण का मीनिंग हम समझ ही चुके हैं। प्रोटेक्शन पॉलिसी क्या होती है? किसी भी देश के विदेशी व्यापार की वह नीति, वह पॉलिसी जिसमें हम या कोई भी देश अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, घरेलू उद्योगों को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, उसको हम संरक्षण कहते हैं। इसकी कुछ बहुत ही पॉपुलर मेथड्स हैं, मेजर्स हैं, विधियां हैं जिनको कि विश्व देशों में अपनाया जाता है। उसमें सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर ट्रेडिशनल मेथड है टैरिफ्स, प्रशुल्क। कई नामों से जाना जाता है प्रशुल्क को। प्रशुल्क भी कहा जाता है, तटकर भी कहा जाता है और टैरिफ इंग्लिश में कहा जाता है। प्रशुल्क क्या है? यह एक कर है जो वस्तुओं के आयात पर लगाया जाता है। टैरिफ इज ए टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ कमोडिटीज। दो देशों के बीच में जब ट्रेडिंग होती है तो एक कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरा इंपोर्ट कर रहा है। तो इंपोर्ट करने वाला कंट्री अपनी सीमा पर, अपने बॉर्डर पर कुछ टैक्स इम्पोज करता है, कुछ कर लगाता है। वही कर प्रशुल्क के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रशुल्क के प्रकार हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल क्लियर है, संरक्षण, प्रोटेक्शन। यानी जैसे ही किसी दूसरे देश से हमारे देश की सीमा पर, बॉर्डर पर सामान का आयात हो रहा है, वस्तुओं का आयात हो रहा है, तो उन आयातों पर हम कई प्रकार के कर लगाते हैं जो प्रशुल्क के या तटकर के नाम से जाने जाते हैं। और इन तटकरों के आधार पर सरकार ये चाहती है कि आयातित माल घरेलू उद्योगों की लागतों से कहीं अधिक हो जाएगा, महंगा हो जाएगा और उसके आयात को एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया जाना संभव होगा। तो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इस प्रशुल्क के डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि टैरिफ इज़ एवरीवेयर। हर वर्ल्ड कंट्रीज़ में कहीं पर भी जाकर देखिए, चाहे वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, वो प्रशुल्क का सहारा अपने देश के औद्योगिक क्षेत्र को बचाने के लिए या उसको सुरक्षित रखने के लिए काम में लेता है। मेन फर्स्ट पॉइंट है उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। राजस्व प्रशुल्क, रेवेन्यू टैरिफ, नाम से ही स्पष्ट है, क्योंकि इन आयातों पर लगाए जाने वाले जो टैरिफ हैं वो उस देश की सरकार के लिए राजस्व का या रेवेन्यू का या आय का काम करते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रशुल्क कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जितनी वस्तुएं आयात की जाएंगी उन पर जो टैक्स लगाया गया है वो कंप्लीट कलेक्शन गवर्नमेंट का रेवेन्यू के रूप में किया जाता है। तो एक तो पर्पज़ यह होता है कि सरकार अपनी आय अर्जित करना चाहती है आयातों के माध्यम से। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है संरक्षण प्रशुल्क, क्योंकि प्रशुल्क संरक्षण की ही एक विधि है और उसमें भी हम इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ को, शिशु उद्योगों को बचाने के लिए जब प्रशुल्क इम्पोज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, तो संरक्षण प्रशुल्क की श्रेणी में आता है। दूसरा पार्ट है उत्पत्ति एवं निर्धारित स्थान के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। उसमें उत्पत्ति एवं निर्धारित स्थान का मतलब समझ ही गए होंगे, वो वस्तु किस जगह बनाई गई है, किस कंट्री से वो ओरिजिनेटेड है या बनाई हुई है, या वो उसका कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन हो सकता है। उस हिसाब से 3 प्रकार के प्रशुल्क लगाए जाते हैं। मूल्यानुसार प्रशुल्क, एड वैलोरम टैरिफ। जब आयातित वस्तुओं को उनके मूल्यों के अनुसार उन पर जब प्रशुल्क लगाए जाएं, यानी जो जिस कीमत की होगी उसको उस आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। जो हाई रेट की कमोडिटीज़ होंगी उन पर हाई रेट का टैरिफ होगा, जो लो रेट होगी उस पर लो रेट होगा।
कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइस जब प्रशुल्क लगाए जाते हैं तो उन्हें मूल्यानुसार कहा जाता है। विशेष प्रशुल्क स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब इससे जस्ट ऑपोजिट है। जब कि वस्तुओं की नाप तोल संख्या इकाइयाँ यानी यूनिट्स के आधार पर, मेजरमेंट के आधार पर, उनके टोटल वॉल्यूम के आधार पर जब टैक्स लगाए जाएं, टैरिफ लगाए जाएं, तो उन्हें हम विशेष प्रशुल्क की श्रेणी में लेते हैं। स्पेसिफिक टैरिफ के अंतर्गत हम इस प्रकार से वो वस्तु कहाँ बनाई गई है, कितनी मात्रा में बनाई गई है, किस क्वालिटी की है, उसकी ये डिफरेंट जो मतलब एट्रीब्यूट्स हैं उनके बेसिस पर वो टैरिफ लगाया जाता है, तो वो विशेष प्रशुल्क कहा जाता है। मिश्रित प्रशुल्क जो ऊपर से जो दोनों पड़े हैं उसी के आधार पर है ये मिक्स्ड टैरिफ, जिसमें कुछ वस्तुओं को मूल्यों के अनुसार यानी जो जिस तरह का मूल्य है वैसा टैरिफ होगा, कुछ वस्तुओं को अलग से ले लिया जाता है कि उनको उनकी क्वालिटी या उनके वॉल्यूम के आधार पर टैरिफ लगाया जाएगा, तो वो मिश्रित में होता है। यानी दोनों विधियों को जब साथ में हम काम में लेते हैं तो वो कंपाउंड टैरिफ या मिक्स टैरिफ में आती हैं। नेक्स्ट जो विधि है वो है देशानुसार विभेद के आधार पर। प्रशुल्क में कई बार, क्योंकि ये विभिन्न कंट्रीज़ के बीच में ट्रेडिंग का मामला है या मुद्दा है, तो उस स्थिति में हर देश के साथ में आपके व्यापारिक संबंध अच्छे हों, पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे हों, उस आधार पर भी कई बार प्रशुल्क देखे जाते हैं या लगाए जाते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल हम ले, देशानुसार विभेद का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक देश यानी सभी देशों के साथ समान व्यापारिक व्यवहार नहीं होते। किसी को हम प्रिविलेज्ड वे में देखते हैं, यानी जिनके साथ में हमारा बहुत अच्छा संबंध है उनसे हमारे ट्रेड रिलेशन अलग होंगे। कुछ कंट्रीज से हमें मतलब कहना चाहिए कि मजबूरी में या थोड़ी हमारी परेशानी या संकट होता है इसलिए हम उससे करते हैं। यानी हर कंट्री के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस का अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव भी होता है। उस आधार पर उस विविधीकरण मतलब उस डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर हम प्रशुल्क को लगाते हैं। एक कॉलम प्रशुल्क, सिंगल कॉलम प्रशुल्क किसे कहते हैं? जब सभी प्रकार की वस्तुओं पर एक समान मात्रा में या एक समान कीमत पर टैरिफ लगाया जाए तो वो सिंगल कॉलम टैरिफ कहा जाता है। यानी उसमें किसी भी प्रकार के देश का वस्तु का कोई मतलब सेग्रीगेशन नहीं होता, कोई वर्गीकरण नहीं होता। किसी भी देश से आयात होने वाले वस्तुओं पर एक समान आधार पर जब कर लगाया जाए या तटकर लगाया जाए तो वो एक कॉलम प्रशुल्क कहलाता है, यानी एक जनरल टैरिफ कहलाता है। दोहरे कॉलम प्रशुल्क, डबल कॉलम टैरिफ, ये एक अलग तरह का प्रशुल्क है जिसमें दो टैरिफ्स होते हैं, दो तरह के प्रशुल्क होते हैं, तटकर होते हैं, जिसको सरकार दो तिथियों पर या दो डेट्स में डिक्लेयर कर सकती है, एक साथ भी डिक्लेयर कर सकती है। उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। यानी किसी कंट्री के साथ वो दो प्रशुल्क लगा रही है, किसी दूसरे कंट्री के साथ केवल वो एक भी लगा सकती है। यानी देश के अनुसार ट्रेड रिलेशन किस कंट्री से कैसा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने टैरिफ को लगा रही है। और दोहरे कॉलम का मतलब यही है कि वो दो टैरिफ एक साथ वस्तुओं पर लगाती है। बहु या त्रि कॉलम प्रशुल्क, मल्टीपल कॉलम टैरिफ, कॉलम टैरिफ का मतलब हर कंट्री के साथ, हर वस्तु के साथ अलग अलग प्रशुल्क की दरें तय की जाएं। यदि अमेरिका से हमारा इंपोर्ट हो रहा है तो हम उसके लिए अलग टैरिफ रखेंगे। यदि हमारा यूरोप के किसी दूसरे कंट्री के साथ हो रहा है तो हमारा टैरिफ अलग रेट का होगा। इसी तरह से कमोडिटीज़ का डिस्क्रिमिनेशन होगा। यदि कुछ वस्तुएं बहुत ही विलासिता वाली हैं, लग्जरी आइटम हैं, बहुत महंगे आइटम हैं, जिनकी कीमतें बहुत ऊंची हैं, उनका टैरिफ अलग होता है, उनकी रेट अलग होती है।
कुछ बहुत एसेंशियल गुड्स होती हैं जो इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल या कहना चाहिए कि एक सपोर्टिव गुड्स के रूप में होती हैं, उन पर टैरिफ अलग लगते हैं। तो बहु का मतलब समझ ही गए, जहाँ पर कई मल्टीपल टैरिफ रेट्स होती हैं और वो देश के अनुसार, वस्तु के अनुसार अलग अलग होती हैं, तो उनको हम इसमें शामिल करेंगे। प्रशुल्क का ये एक लास्ट हेडिंग है, वो है प्रतिशोध के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिटेलिएशन टैरिफ। रिटेलिएशन का मतलब आप समझते ही हैं, जिसको बहुत ही कॉमन वर्ड्स में हम कहते हैं बदले की भावना। वो फर्स्ट पॉइंट है, प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क, रिटेलिएटरी टैरिफ। दो देश के बीच में ट्रेडिंग हो रहा है, अचानक किसी एक देश ने दूसरे कंट्री के इंपोर्ट आइटम्स पर कर लगा दिए, टैरिफ लगा दिए, तो दूसरा देश भी बदले की भावना से या रिटेलिएट करते हुए यदि वो भी प्रशुल्क की दरें लगाना शुरू कर देता है, तो वो प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क है। यानी हर कंट्री का अपना एक अलग सेटअप होता है। जैसे अभी हम बार बार एग्जाम्पल लेते हैं चाइना का, तो चाइना प्रोडक्ट को लेकर वर्ल्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़बरदस्त रिटेलिएशन है, बहुत विरोध है, प्रतिशोध है, और इस आधार पर है कि अब उन गुड्स का बहिष्कार किया जाएगा, उनको अवॉइड किया जाएगा, तो उनके ऊपर बहुत हाई रेट के टैरिफ कंट्रीज़ ने इम्पोज किए हैं। प्रतिकार प्रशुल्क, काउंटरवेलिंग टैरिफ, ये वो टैरिफ हैं जो अतिरिक्त कर के रूप में देखे जाते हैं, एडिशनल टैक्स के रूप में देखे जाते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रतियोगिता से बचाना। हालांकि संरक्षण का मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है, लेकिन कई बार जो नॉर्मल रेट्स होती हैं टैरिफ की, उन रेट से भी कहीं ज़्यादा अलग से और भी अतिरिक्त शुल्क लगा दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया जाता है, तो वो प्रतिकार प्रशुल्क के रूप में माना जाता है। उसका भी कारण होता है, या उसका भी जो एक बेस है, आधार है, वो भी विभिन्न देशों के बीच में ट्रेड रिलेशन को रिफ्लेक्ट करता है। अब प्रशुल्क के बाद आता है नंबर 2, अनुदान, सब्सिडी। पूरी तरह से समझते हैं आप अनुदान। अनुदान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी को भी सपोर्ट करना, किसी इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, या पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी को यदि हम सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सपोर्ट करने के कई तरीके हैं। उसमें से अनुदान एक इकोनॉमिक सपोर्ट है, आर्थिक सहायता है। और ये आर्थिक सहायता कितने ही रूपों में दी जाती है, जैसे टैक्स में रिबेट करने के द्वारा दी जा सकती है, उसको अतिरिक्त मतलब कहना चाहिए कि वित्तीय साधन उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, उस पर कई तरीके के शुल्कों की कमी की जा सकती है, जो कई तरह के टैक्स जो इंटरनल मार्केट में लगते हैं उन पर कमी की जाती है। इसके अलावा उनको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं इंडस्ट्रीज़ को, उन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का जो चार्ज होता है, जो शुल्क होता है, वो नहीं लिया जाता। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा सरकार निर्यातक उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ये भी संरक्षण का एक तरीका है कि हम अपने उन इंडस्ट्रीज़ को जो कि 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उनको हम आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं अनुदान के द्वारा या सब्सिडी के द्वारा। तीसरा पॉइंट है आयात अभ्यंश, इंपोर्ट कोटाज। अभ्यंश का मतलब होता है मात्रा तय कर देना, उसकी अधिकतम सीमा तय कर देना। जैसा कि आप इसका मीनिंग भी समझ ही रहे हैं, सरकार आयात की जाने वाली वस्तु की अधिकतम मात्रा का निर्धारण कर देती है जिससे आयात को कम किया जा सके। गवर्नमेंट डिटरमाइंस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंपोर्ट कमोडिटी टू रिड्यूस द इंपोर्ट्स। क्लियर सी बात है। संरक्षण का ये दूसरी महत्वपूर्ण विधि है जिसको विकासशील राष्ट्र और अर्धविकसित राष्ट्र, जिनको लेस डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता है, उन देशों में अक्सर वो सरकार क्या करती हैं, अपनी विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए, अपने उद्योगों को बचाने के लिए,
या अपने कंट्री के डेवलपमेंट को करने के पर्पस से वह किसी भी वस्तु की अधिकतम मात्रा तय कर सकती है आयात की, और ये मात्रा क्या कहलाती है? आयात अभ्यंश, इंपोर्ट कोटा। आयात अभ्यंश का मतलब होता है एक सर्टेन पीरियड में, एक निश्चित अवधि में किसी भी वस्तु की आयात की जाने वाली लिमिट को तय कर देना, सीमित कर देना। और उस सीमित करने के दो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, एक तो आयात की मात्रा को कम करके अपने देश में विदेशी मुद्रा की बचत करना, और दूसरा होता है अपनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं। आयात प्रतिबंध, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। जब सरकार संरक्षण की विधियों के रूप में इसको भी काम में लेती है, जब कभी बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा के भंडार कम हो जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होते हैं, और पर्टिकुलरली किसी बहुत प्रमुख विदेशी मुद्रा के संदर्भ में, तो ऐसी स्थिति में कोई भी कंट्री या इकोनॉमी में आयातों पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। जैसे अभी हमने चाइना के कई सारे प्रोडक्ट्स को बिल्कुल कंप्लीटली बैन कर दिया। बैन मतलब कि अब उन वस्तुओं का इंपोर्ट अब कंट्री नहीं कर सकता। ये भी एक संरक्षण की विधि है जो कई तरह के फैक्टर्स पर, कई तरह के कारणों पर निर्भर करती है। राजकीय व्यापार, स्टेट ट्रेडिंग। जब गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की परमिशन नहीं देती, और सारा फॉरेन ट्रेड, सारे समस्त आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सरकार के माध्यम से किए जाते हैं, तो उनको हम स्टेट ट्रेडिंग कहते हैं। भारत में स्टेट ट्रेडिंग के नाम से STC है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन क्या करता है? सभी इंडस्ट्रीज का निर्यातक माल, यानी जो भी एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज़ हैं, उनको वह उनसे खरीद लेता है और फिर एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था करता है। इसी तरह से जो इंपोर्टिंग आइटम्स हैं, उन कमोडिटीज़ की भी एक पूरी डिटेल तैयार करता है, टैरिफ्स तय करता है, उनके अभ्यंश तय करता है, कोटा तय करता है, और उसके बाद उनके आयात की व्यवस्था करता है। तो कुल मिलाकर निजी तौर पे ना होके सरकारी तौर पर जब विदेशी व्यापार किया जाए निश्चित नियमों के आधार पर, तो उसको राजकीय व्यापार की श्रेणी में लिया जाता है। फिर है विनिमय नियंत्रण, एक्सचेंज कंट्रोल। विनिमय नियंत्रण का मतलब आप जानते ही हैं कि विकासशील राष्ट्रों की एक विशेष परिस्थिति होती है कि उनका भुगतान संतुलन हमेशा असाम्य होता है, डिसइक्विलिब्रियम में होता है, या डेबिट बैलेंस ज़्यादा होने के कारण उन्हें एक्सचेंज कंट्रोल करने होते हैं। कुछ विशेष प्रकार की मुद्रा के जो रिजर्व्स हैं उनको कंट्रोल करके रखना पड़ता है, और वो उसके लिए कई तरीके के प्रतिबंध और नियंत्रण लागू करता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मूल्य विभेद। मूल्य विभेद का मतलब यही है कि हर वस्तु के लिए अलग अलग रेट्स तय कर दी जाएं। किसी वस्तु को मूल्यों के आधार पर आयात किया जाए और कुछ वस्तुओं को मूल्यों के आधार पर कंट्रोल कर दिया जाए। उनमें किसी तरह का सामान्य दरें तय नहीं की जाती, बल्कि उनके लिए अलग अलग नियम प्रतिनियम लागू कर दिए जाते हैं, और उस आधार पर उनको कंट्रोल किया जाता है जो आयातित होने वाली हैं। लास्ट में आती है लाइसेंस प्रणाली, जो 1991 के पहले बहुत ज़्यादा हमारे देश में लागू की गई थी। इसमें यह होता था कि जो भी इंडस्ट्री इंपोर्टिंग आइटम को यूज़ करती है, चाहे वो रॉ मटेरियल के रूप में हो, चाहे फिनिश्ड गुड्स के रूप में हो, उन सभी उद्योगों को उन सभी वस्तुओं के लिए जो आयात की जा रही हैं, इंपोर्ट की जा रही हैं, उनके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता था, लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू। तो लाइसेंस लेने का मतलब क्या होता है? सरकारी नियम में आना, जिसमें कि सरकार तय करती है कि किस वस्तु का आयात किया जाएगा, कितनी मात्रा में किया जाएगा, किन देशों से किया जाएगा, और उनके ऊपर प्रशुल्क की दरें क्या होंगी। तो ये लाइसेंस व्यवस्था में ये सब कुछ तय कर दिया जाता है,
तो वो अपने आप में ही संरक्षण की विधि कहलाती है, क्योंकि एक तरीके से इनडायरेक्ट कंट्रोल है, ये मॉनिटरिंग है ये गवर्नमेंट के द्वारा। और ये लाइसेंस व्यवस्था लागू होने से किसी भी देश के विदेशी व्यापार में आयात स्वतः ही नियंत्रित होने लगते हैं। लेकिन 1991 के बाद जब से हमने वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण लागू किया, इस लाइसेंस व्यवस्था को ऑलमोस्ट समाप्त सा कर दिया गया है। अब इसके अलावा जो दूसरे जो विधियां हैं संरक्षण की, उनको अधिक काम में लिया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है टैरिफ, सेकंड है इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, थर्ड है स्ट्रेट ट्रेडिंग, सब्सिडी और एक्सचेंज कंट्रोल। ये वो प्रमुख विधियां हैं जिनको कि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में देखा जाता है या काम में लिया जाता है। थैंक यू।